स्टूडेंट्स। बेटा, जैसे कि आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल में हड़ताल स्ट्राइक हो गई है, जिसके कारण फिजिकली क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस ऑफ हो गई है। इसलिए मैं वीडियो बनाकर आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको कंसल्ट करके भेज रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को देखकर पॉइंट्स को क्लियर करिए। अपना टॉपिक है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी जो कि F.W. टेलर की साइंटिफिक टेक्निक है। इससे पहले वाली तीनों टेक्निक्स अपन ने कल क्लियर कर ली थी। आज पढ़ेंगे अपन मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या होता है? मोशन स्टडी, द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मोशन स्टडी इज कंडक्टेड और द ऑब्जेक्टिव मोशन स्टडी आर टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। यानी जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर जब जॉब की परफॉर्मिंग कर रहे होते हैं, तब उनके मूवमेंट को डिटरमाइन करना है। मूवमेंट का मतलब उनकी स्पीड को। जितने भी वर्कर, जैसे 9 बजे का टाइम है वर्क स्टार्ट करने का, जैसे 9 बजे वो वर्क करना शुरू करते हैं, तो आप उनके वर्क करने की स्पीड देखिए कि वो जॉब को किस स्पीड से, किस मोशन के साथ परफॉर्मिंग कर रहे हैं। टू डिफरेंट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। फिर आप ये देखिए कि वो जो अपना मूवमेंट दे रहे हैं उसमें प्रोडक्शन में कितना मूवमेंट आ रहा है और अनप्रोडक्शन में कितना मूवमेंट आ रहा है। यानी कितना टाइम वो प्रोडक्शन में लगा रहे हैं और कितना टाइम ऐसा है जो वो वेस्टेज कर रहे हैं, जो कि अपना अनप्रोडक्टिव वाला है। फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट। अब आपको लग रहा है कि जो वर्कर्स है वो ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतना टाइम वो अनप्रोडक्टिव में लगा रहे हैं, तो आप क्या करो, उस टाइम को कटिंग कर दो। यानी जो वर्क वो वेस्ट कर रहे हैं उस वर्क को हटा दो, रिमूव कर दो, जिससे कि क्या होगा, जो अनप्रोडक्टिव टाइम वेस्टेज जा रहा है वो आपका स्टॉप हो जाएगा। टू डिजाइन सुटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। यानी आप क्या करो, जो सुटेबल इक्विपमेंट यानी जो उपयुक्त औजार हैं एंड टूल्स, उपकरण जो भी हैं, तो वो टूल्स इक्विपमेंट कैसे होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, जो कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को क्या कर सके, मिनिमाइज, कम कर सके। यानी वर्कर्स क्या कर रहे हैं, मतलब किसी न किसी कारण से अनप्रोडक्टिव मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को कम करना है। अब कम करने के लिए आपको क्या करना है, जो वेस्टफुल मूवमेंट है उनको कटिंग करना है। जो इक्विपमेंट या टूल्स ऐसे हैं जो डैमेज हो गए हैं उनको चेंज करके आपको सूटेबल इक्विपमेंट या टूल्स को यूज़ करना है। कई बार क्या होता है, इक्विपमेंट और टूल्स डैमेज हो जाते हैं, उसके कारण टाइम ज़्यादा लग जाता है और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो ऐसे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को रोकने के लिए सूटेबल इक्विपमेंट टूल्स का होना जरूरी है, और जो वेस्टेज मूवमेंट है उनको कटिंग करना है, इनको रिमूव करना है, और जो प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उनको नोटिस करना है कि कितना टाइम तो वर्कर्स प्रोडक्टिव में लगा रहे हैं और कितना टाइम अनप्रोडक्टिव में लग रहा है। ये सारी चीज़ें अपन को मोशन स्टडी के अंदर नोटेट करनी पड़ती है। To conduct motion study, Taylor suggests to observe an average worker when he is performing the job and note down all the movement he is doing। यानी इस टेक्निक के अंदर टेलर ने क्या सजेस्ट किया कि जितने भी वर्कर हैं आप उन सारे वर्करों का क्या करो, ऑब्जर्व करो। कब? जब वो वर्क कर रहे हो, जब वो जॉब की परफॉर्मिंग कर रहे हैं, तब आप उसके जॉब को ऑब्जर्व करो और नोट करो। क्या नोट करना है? ऑल द मूवमेंट, सारे मूवमेंट ही इज डूइंग, जो कि वो कर रहा है। वर्कर जो मूवमेंट कर रहे हैं ना, वो सारे मूवमेंट आपको क्या करना है, नोटेट करना है। हाउ मेनी टाइम्स ही इज गेटिंग अप फ्रॉम हिज पैलेस। अब आपको ये नोट करना है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार ही इज गेटिंग अप फ्रॉम हिज पैलेस, वो अपने स्थान से उठता है। यानी जो वर्कर्स हैं उसमें देखना है कि वो कितनी बार अपनी जगह से खड़े हो रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स ही इज बेंडिंग डाउन, और कितनी बार वो झुक रहे हैं। बेंडिंग डाउन, झुकना, कितनी बार वो झुकते हैं, कितनी बार ही खड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी। रिपीट इट 400 टाइम्स विद डिफरेंट वर्कर, अलग अलग वर्कर के साथ ये आपको 100 बार रिपीट करना है। आफ्टर राइटिंग ऑल द मूवमेंट, क्लासीफाई देम इन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट एंड मेक द स्ट्रेटेजी टू कट डाउन टू और मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। अब आपको सारे मूवमेंट लिखो
सारे मूवमेंट आप क्या कर लो, लिख लो। लिखने के बाद अब आप ये देखो कि कौन कौन से मूवमेंट ऐसे थे जो प्रोडक्टिव में लगे हुए थे और कौन कौन से मूवमेंट ऐसे थे जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट में लगे हुए थे, ताकि अपन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। तो जो ये मोशन स्टडी है उसमें ये बताया गया है कि वर्कर्स जब काम कर रहे हैं तो आप उनके वर्क को ऑब्जर्व करो और उसमें ये देखो कि वर्कर्स कितनी बार खड़े हो रहे हैं, कितनी बार झुक रहे हैं, कितना टाइम वो प्रोडक्टिव में दे रहे हैं, कितना टाइम अनप्रोडक्टिव में वेस्टेज हो रहा है, ताकि अपन उनको नोटिस कर सकें और अनप्रोडक्टिव जो मूवमेंट है उनको मिनिमाइज कर सकें ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, है ना। टेलर एंड हिज एसोसिएट फ्रैंक गैल्ब्रेथ एबल टू रिड्यूस मोशन इन ब्रिक लाइनिंग फ्रॉम 18 टू जस्ट 5, यानी टेलर और जो उनके एसोसिएट के जो फ्रैंक गिरे हुए थे उन्होंने क्या किया, रिड्यूस करा। क्या रिड्यूस करा, इन ब्रिकली लाइनिंग 18 टू जस्ट 5, यानी जो 18 थे उनसे 5। टेलर डेमोन्स्ट्रेट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी बाय 4 टाइम बाय दिस प्रोसेस। टेलर ने क्या किया, इस प्रोसेस को 4 बार यूज करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। तो ये मोशन स्टडी होती है। तो मोशन स्टडी में आपको क्या करना है, सिर्फ मूवमेंट को नोटिस करना है। कौन से मूवमेंट को, जो वर्कर्स जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं ना उस वाले मूवमेंट को करना है, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई वर्कर्स है ना। अब वर्कर्स कोई वॉल पे काम कर रहा है, दीवार पे काम कर रहा है, लेकिन उसको औजार जो है वो नीचे से बार बार उठाना पड़ रहा है। नीचे से उठाता है फिर खड़ा होता है, नीचे से उठाता है फिर वापस खड़ा होता है। तो अब आपको ये नोटिस करना है कितनी बार तो बेंडिंग हो रहा है और कितनी बार वो गेटिंग हो रहा है। अब आपको लग रहा है कि भाई झुकने में और खड़े होने में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप क्या करिए, कोई ऐसा इक्विपमेंट या ऐसा कोई चीज़ यूज़ करिए जिससे कि उसको झुकना नहीं पड़े। जैसे कि आप एक ऊंची टेबल या स्टूल रख दो और उसके ऊपर उसकी बॉक्स की पेटी रख दो, औजार टूल्स की पेटी रख दो, ताकि उसको बार-बार, अब जब टूल्स की पेटी अपन स्टूल पे रख देंगे तो उसको बार-बार झुकना खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो झुकने और खड़े होने में जो टाइम वेस्ट हो रहा था वो टाइम वेस्ट नहीं होगा और वो टाइम किस में लगाएगा, वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में लगाएगा। क्लियर मोशन स्टडी और स्टूडेंट्स? ओके, तो ये हो गई मोशन स्टडी। नेक्स्ट टेक्निक पढ़ेंगे अपन डिफरेंशियल प्लेस वेज सिस्टम, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। यानी इसका मतलब होता है कि जो आप लेबर्स को अपन वेज दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं ना, तो वो डिफरेंशियल होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज ऑफ एफिशिएंट इन एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज। यानी साइंटिफिक टेक्निक ये वाली जो है, कौन सी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये बताती है कि आप जो वेजेस को पे कर रहे हो, है ना, जो वेजेस दे रहे हो लेबर को, तो वो वेजेस एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग देना चाहिए। यानी जो वर्कर एफिशिएंट है उनको ज़्यादा वेजेस देना चाहिए और जो लेबर है, जो इनएफिशिएंट है, एम्प्लॉय है, उनको कम वेजेस या कम सैलरी देना चाहिए। क्योंकि दोनों को इक्वल देंगे ना, तो आप एफिशिएंट और इनएफिशिएंट इसमें डिफरेंस नहीं लगा सकते। भाई जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो ज़्यादा एफिशिएंट वाला है, जो ज़्यादा वर्क करके दे रहा है, तो उसकी सैलरी, उसकी वेजेस ज़्यादा बनती है। तो टेलर ने यही सजेस्ट किया था कि आप जब लेबर को या एम्प्लॉय को सैलरी या वेजेस देते हैं तो डिफरेंशियल होना चाहिए, उनकी एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आपको देना है। इस टेक्निक में क्या क्या बताया, पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू एफिशिएंट एंड एफिशिएंट एम्प्लॉयज़। यानी जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ है और जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ है, इनकी जो रेट ऑफ वेज है, यानी सैलरी की जो रेट है या वेजेस की जो रेट है वो डिफरेंट होना चाहिए। मीन्स एफिशिएंट की हाई रेट होना चाहिए और इनएफिशिएंट की लो रेट होना चाहिए। इसके बाद है एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ विल मोटिवेट देम टू रिमेन एफिशिएंट। यानी जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ है, जो कि आपकी कंपनी को ग्रोथ करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वेज पेड करिए। उससे क्या होगा, वो ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाने के लिए मोटिवेट होगा। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ विल मोटिव इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ टू कम इन द कैटेगरी ऑफ एफिशिएंट एम्प्लॉयज़। अब अगर जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ है उसको अपन क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पेड देंगे, तो वो तो मोटिव होगा, लेकिन जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है ना, वो भी क्या करेगा, एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में आने की कोशिश करेगा। तो वो जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय वो भी मोटिवेट होगा, किस चीज़ के लिए, एफिशिएंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में आने के लिए। नेक्स्ट, व्हेन पेमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली द
प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमाइज्ड। यानी टेलर ने बताया कि अगर आप नंबर ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग पेमेंट देते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमाइज्ड, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट के साथ जब पेमेंट देंगे ना, तो जो वर्कर है वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट तैयार करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जितनी ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इससे आप प्रोडक्शन में क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो टेलर ने डिफरेंशियल पेज वेज सिस्टम के अंदर ये 4 बातें बताई थी कि भाई ऐसे ऐसे करना चाहिए। दिस टेक्निक इज स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर एम्प्लॉय टू परफॉर्म एफिशिएंटली। जो ये टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मोटिवेटर है, किसको, एम्प्लॉयज़ के लिए। किस चीज़ के लिए, टू परफॉर्म एफिशिएंटली के साथ परफॉर्म करने के लिए। ये जो टेक्निक है ये स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है। इस टेक्निक को अपनाओगे ना तो जो इनएफिशिएंट है वो भी क्या होगा, एफिशिएंट कैटेगरी में आने की कोशिश, और जो एफिशिएंट है वो मोर एफिशिएंट बनने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट और लास्ट टेक्निक है मेंटल रिवोल्यूशन टेक्निक। मेंटल रिवोल्यूशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन आर। अब मेंटल रिवोल्यूशन जो टेक्निक है इसको यूज़ करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर। तो बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि एक कंपनी के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है मैनेजमेंट ग्रुप और एक होता है वर्कर ग्रुप, और दोनों के ही एटीट्यूड में क्या होना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए। तो जब उनके एटीट्यूड में चेंजेस होगा तो ही वो कोऑपरेशन के साथ वर्क करेंगे। तो टेलर ने ये बताया कि आप मेंटल रिवोल्यूशन टेक्निक को यूज़ करो, इससे क्या होगा, वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों के जो एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड है उनमें चेंजेस आएगा। नेक्स्ट, कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। कोई भी कंपनी जब तक सक्सेस नहीं हो सकती जब तक उसके वर्कर्स और मैनेजमेंट में कोऑपरेशन नहीं हो। नेक्स्ट है रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशन और प्रेजुडिस फ्रॉम द माइंड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टू अडॉप्ट सिस्टमेटिक थिंकिंग। यानी इसके अंदर ये बताया गया है कि जो मैनेजमेंट है ना, उसको कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, सस्पिशन एंड प्रेजुडाइज, यानी ना तो किसी प्रकार का कोई संदेह हो और ना पक्षपात फील करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी वर्कर्स के माइंड में कभी भी नहीं आना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, अनफेयर हो रहा है ना, और सस्पिशन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसी टेक्निक यूज करो कि उनके माइंड में ये आ जाए कि हाँ भाई हमें भी क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। टेलर सेड दैट जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्कर फील दैट मैनेजमेंट एक्सप्लॉइट्स देम। जनरली क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं वो हमेशा क्या फील करते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट्स कर रहे हैं, यानी अत्याचार कर रहे हैं। ओवरबर्डन देम विद एक्सेस वर्क, और ज़्यादा वर्क का ओवरबर्डन दे रहे हैं, यानी ज़्यादा वर्क हमें दे रहे हैं। एंड पे देम लेस, और पेमेंट क्या कर रहे हैं, कम दे रहे हैं। यानी जिस अकॉर्डिंग वर्क मिल रहा है हमें उसके अकॉर्डिंग हमें पे नहीं मिल रहा है, ऐसी उनकी थिंकिंग रहती है। ऑन द अदर एंड, वहीं दूसरी तरफ मैनेजमेंट फील्स दैट वर्कर्स ऑलवेज ग्रम्बल, यानी मैनेजमेंट हमेशा क्या फील करता है, जो वर्कर्स हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, ग्रम्बल रहते हैं, यानी असंतोष रहते हैं। दे फॉलो गो स्लो पॉलिसी, डैमेज द इक्वायरमेंट एंड वर्क केयरलेसली, यानी जो मैनेजमेंट ग्रुप है वो हमेशा क्या करते हैं, उनकी थिंकिंग ये रहती है कि वर्कर्स हमेशा ग्रम्बल रहते हैं, है ना, वो स्लो पॉलिसी पे चलते हैं और इक्वायरमेंट को डैमेज करते रहते हैं, एंड वर्क केयरलेसली, और जो वर्क है वो केयरलेस के साथ करते रहते हैं। तो उसकी थिंकिंग भी नेगेटिव रहती है मैनेजमेंट की, और वर्कर्स की थिंकिंग भी नेगेटिव रहती है। तो बोथ द ग्रुप्स, दोनों ग्रुप सस्पेक्ट ईच अदर, दोनों ग्रुप क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डाउट करते हैं। सस्पेक्ट यानी डाउट, शक, दोनों ही ग्रुप एक दूसरे पे शक करते रहते हैं। इन द टेक्निक ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन टेलर स्टेट दैट देयर इज नीड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ बोथ द ग्रुप डिस्ट्रिक्टली, यानी जो टेलर है उसने मेंटल रिवोल्यूशन टेक्निक को यूज़ करने के लिए बताया। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, दोनों के एटीट्यूड में चेंज करने की आवश्यकता है। तो इस टेक्निक से आप क्या कर सकते हैं, दोनों के एटीट्यूड में चेंजेस ला सकते हैं। ही रेफर टू चेंज ए रिवोल्यूशन ऑफ माइंड टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग। इस टेक्निक के यूज़ करने से उनकी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो पॉजिटिव में डेवलप हो सकती है। एंड फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन फॉर ईच अदर, और एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन फील करेंगे।
तो ये टेक्निक उन्होंने बताई है। ठीक है गाइस, तो ये हो गए मेंटल रिवोल्यूशन टेक्निक। तो ये टेलर की जो टेक्निक्स थी वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आ जाओ एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या एडवांटेज है। डब्ल्यू टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज़ करने के लिए कहा है उससे क्या बेनिफिट मिलता है, क्या एडवांटेज है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग्स फॉलोइंग बेनिफिट। नंबर 1, इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन, यानी आप सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन टेक्निक को यूज़ करके बिजनेस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हो। यानी साइंटिफिक टेक्निक कौन सी, सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन वाली टेक्निक को यूज़ करें ना तो इससे बिजनेस की एफिशिएंसी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। पहला बेनिफिट ये है। सेकेंड, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमिनेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ वेस्टेज। एलिमिनेटिंग यानी रोकना या कम करना। तो टाइप ऑफ वेस्टेज, जितने भी वेस्टेज थे, जितने भी प्रकार के वेस्टेज है, अगर अपन उनको एलिमिनेट कर दें तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करने में साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक क्या करती है, हेल्प करती है। कौन सी टेक्निक, जो वेस्टेज मूवमेंट वाली बताई थी ना मैंने, वो वाली टेक्निक। नेक्स्ट, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस फर्म इज इनेबल टू कैप्चर ए बिगर शेयर इन द मार्केट। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, यानी प्राइस में कम करके, प्राइस में कमी लाकर जो कंपनी है वो क्या कर सकती है, मार्केट में एक बड़े शेयर को कैप्चर कर सकती है। यानी अगर आपकी प्राइस कम रहती है प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की प्राइस कम होने से आपकी सेल ज़्यादा होगी, और सेल ज़्यादा होगी तो आप मार्केट में क्या कर सकते हो, बिगर शेयर को कैप्चर कर सकते हो, यानी बहुत बड़े बाजार पे आप अधिकार जमा सकते हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन ब्रिंग वर्कर एंड मैनेजमेंट क्लोजर। अब जो ये वाली टेक्निक बताई थी मैंने अभी, मेंटल रिवोल्यूशन वाली, ये वाली टेक्निक को अगर यूज़ करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होता है, जो वर्कर्स और मैनेजमेंट है ये दोनों क्लोजर यानी नज़दीक आ जाते हैं, और दोनों में क्या होगा, कोऑपरेशन होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, यानी आपसी समझ होगी। तो अगर मेंटल रिवोल्यूशन टेक्निक को यूज़ करते हैं तो इससे बेनिफिट होता है कि जो वर्कर और मैनेजमेंट ग्रुप हैं ये दोनों एक दूसरे के क्लोजर हो जाएंगे, दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और कोऑपरेशन फील होगा। नेक्स्ट, मोर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ वर्कर। मोर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ वर्कर, यानी अगर अपन वर्कर को ट्रेनिंग देते हैं तो उससे क्या होगी, उनकी स्किल इम्प्रूवमेंट होगी। तो अगर कंपनी चाहती है कि हमारे वर्कर्स क्या हो, स्किल हो, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इनेबल द वर्कर टू अर्न मोर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम। अगर वर्कर्स ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, है ना, तो आप कंपनी क्या करेगी, डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम टेक्निक को यूज़ करेगी, जिसमें यूनिट के हिसाब से पे किया जाता है। ओके गाइस, तो ये एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गए। ओके, आज इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।